आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव के बारे में। हम लोग बेल्ट ड्राइव के बारे में डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से बेल्ट ड्राइव होता है, कितने प्रकार के बेल्ट ड्राइव होता है, इसके बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेल्ट ड्राइव, चाहे ओपन बेल्ट ड्राइव हो या क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो, उसमें कितना लंबा बेल्ट यूज़ करते हैं या कितना रिक्वायर्ड रहता है, इसके लिए हमने डेरिवेशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बेल्ट ड्राइव है, तो बेल्ट जब लगा रहता है तो उसमें किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है और किस तरीके से बेल्ट में टेंशन फोर्स ऐड करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन इन अ फ्लैट बेल्ट, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लैट बेल्ट के लिए है। ठीक है, मतलब जब फ्लैट बेल्ट लगा हो, ठीक है, मैंने बताया था कि 3 तरीके से बेल्ट होते हैं। एक फ्लैट बेल्ट होता है, एक वी बेल्ट होता है और तीसरा होता है सर्कुलर बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट लगा हो, तो उसमें किस तरीके से तनाव बल या टेंशन फोर्स काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये ड्राइविंग पुल्ली है जो कि छोटा है, ये ड्रिवन पुल्ली है जो कि बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लैट बेल्ट ऐसे लगा हुआ है। अब ये ड्राइविंग पुल्ली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और ये क्या है, आप देख सकते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो ये ड्राइवन पुल्ली भी इसी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है दोनों पुल्ली, तो ऊपर वाला जो बेल्ट है थोड़ा लूज रहता है और नीचे वाला जो बेल्ट का पोर्शन है वो टाइट रहता है। क्लियर है, तो ये लूज पोर्शन रहता है और नीचे जो है टाइट पोर्शन रहता है बेल्ट का। ठीक है, ऊपर लूज है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो क्या आएगा, यहाँ पे तनाव बल कम होगा। नीचे टाइट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स अधिक है। अगर इसको हम अपोजिट करके देखें कि अगर ये ड्राइविंग पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करे तो, और ये ओपन क्रॉस बेल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रिवन पुल्ली भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो इस तरीके से जब रोटेट करे तो आप देखेंगे कि बेल्ट का नीचे वाला जो साइड है या नीचे वाला पोर्शन ये लूज रहता है और ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल टाइट रहता है। तो ऊपर यहाँ पे टेंशन फोर्स या टेंशन अधिक होता है बेल्ट में, नीचे कम टेंशन होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से बेल्ट में टेंशन आता है कम या ज़्यादा। तो हमें किस तरीके से अरेंजमेंट चाहिए, तो आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, फर्स्ट आप ऑप्शन देखेंगे कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है दोनों पुल्ली, तो इस केस में ऊपर वाला बेल्ट क्या है, लूज है। तो ऊपर वाला बेल्ट लूज होने से क्या होता है, ये देखिए आप ड्राइविंग पुल्ली में बेल्ट मैक्सिमम बेल्ट का जो लेंथ है वो ड्राइविंग पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रहा है। यहाँ पे भी ड्रिवन पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रहा है, मतलब जितना लेंथ कांटेक्ट बना रहे हैं वो मैक्सिमम एंगल इसके सेंटर पे फॉर्म करेगा, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा अगर ऊपर वाला पोर्शन क्या है, लूज है। तो वैसे ही ड्रिवन पुल्ली के लिए भी यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे कांटेक्ट बनाता है। तो एंगल जो होता है यहाँ पे जो सेंटर पे फॉर्म हो रहे हैं, जितना लेंथ कांटेक्ट पे, एंगल कांटेक्ट ऑफ एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ फ्लैप जो है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इस केस में आप बात करेंगे जब नीचे वाला पोर्शन क्या हो, लूज हो, तो इस केस में यहाँ पे बेल्ट का जो लेंथ जो कांटेक्ट में है, चाहे वो ड्रिवन पुल्ली हो ड्राइविंग पुल्ली हो, दोनों के लिए जो लेंथ कांटेक्ट पे पुल्ली के साथ ये लेंथ आर्क कम हो जाता है, जिसके कारण एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ फ्लैप भी कम होता है। क्लियर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा या पावर लॉस कम होगा इस बेल्ट ड्राइव में। क्लियर है, तो हमेशा आप ट्राई करें कि जब भी बेल्ट का अरेंजमेंट करें
तो ऊपर वाला पोर्शन लूज और नीचे वाला पोर्शन टाइट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, पावर लॉस कम होता है, मतलब मैक्सिमम पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया कि किस तरीके से हम बेल्ट का अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें टाइट साइड किधर होता है। देखिए, जिस तरफ टाइट होगा बेल्ट, आप देखिए यहाँ पे ऊपर लूज और नीचे टाइट है, तो टाइट साइड की तरफ क्या होता है, बेल्ट जो है वो ड्राइविंग पुल्ली की तरफ अप्रोच करता है, मतलब ड्राइविंग पुल्ली की तरफ जाता है, और ड्रिवन पुल्ली को क्या करता है, यहाँ पे लीव करता है, छोड़ देता है। मतलब टाइट साइड क्या होता है, बेल्ट का जो डायरेक्शन है वो ड्रिवन पुल्ली से ड्राइविंग पुल्ली की तरफ होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये टाइट साइड है, तो ये ड्रिवन पुल्ली और ड्राइविंग पुल्ली, तो इस बेल्ट का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन, वो ड्रिवन से ड्राइविंग की ओर रहता है। क्लियर है? लूज साइड की बात करें तो लूज साइड किधर होगा, जिस तरफ बेल्ट है ना ड्राइविंग पुल्ली को छोड़ देगा और ड्रिवन पुल्ली को अप्रोच करेगा, मतलब इसका जो मूवमेंट है इस बेल्ट का वो ड्राइविंग पुल्ली से ड्रिवन पुल्ली की तरफ रहेगा किसी भी कंडीशन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेल्ट लूज साइड को आप देखेंगे तो नीचे है, तो नीचे वाला बेल्ट का जो मूवमेंट का डायरेक्शन हो ड्राइविंग पुल्ली से ड्रिवन पुल्ली की तरफ। क्लियर है? तो ये हमेशा ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी टेंशन आ रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो उस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बेल्ट के टाइट साइड और लूज साइड में जो भी टेंशन आ रहा है उसमें क्या रेशियो होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेशियो ऑफ टेंशंस इन अ फ्लैट बेल्ट। अब ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग फ्लैट बेल्ट के लिए है। क्लियर है? वो बेल्ट ओपन ड्राइव भी हो सकता है या क्रॉस ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक ड्रिवन पुल्ली कंसीडर करें। देखिए, हमारे पास दो पुल्ली है, एक ड्राइविंग पुल्ली है, एक ड्रिवन पुल्ली है। हमने दोनों में से कोई भी आप पुल्ली को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रिवन पुल्ली कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? अब ये ड्रिवन पुल्ली का सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O है। ठीक है? और इसका रेडियस R है। ठीक है? अब इसमें एक बेल्ट है इस तरीके से। ठीक है? और ये A पे कांटेक्ट बना रहा है लेफ्ट तरफ, और B राइट तरफ ये B पे कांटेक्ट बना रहा है बेल्ट। ठीक है? तो ये O से A और O से B ज्वाइन करोगे तो OA लाइन बेल्ट पे परपेंडिकुलर होगा, और OB लाइन जो है ये राइट साइड में बेल्ट पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब A से B ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये बेल्ट इस पुल्ली के सेंटर पे, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा या एंगल ऑफ लैप होगा। क्लियर है? अब ये पुल्ली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है मान लो, तो ड्रिवन पुल्ली है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो लेफ्ट पोर्शन वाला जो बेल्ट है वो पुल्ली की तरफ आएगा, राइट पोर्शन नीचे जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे टाइट किधर होगा और लूज किधर होगा ये आप समझ सकते हैं। ड्रिवन पुल्ली है तो ड्रिवन पुल्ली के लिए लूज किस तरफ होता है, जिधर ये इसको अप्रोच करेगी, मतलब A की तरफ अप्रोच कर रही है बेल्ट, तो यहाँ पे लूज होगा, और ये B की तरफ ये बेल्ट जो है इस पुल्ली को लीव कर रही है, छोड़ रही है, तो यहाँ पे टाइट होगा। क्लियर है? ये ड्रिवन पुल्ली के लिए है। तो यहाँ पे बेल्ट पे मान लो T1 टेंशन आ रहा है, ये टाइट पोर्शन में T1 टेंशन, वैसे ही लूज पोर्शन में लूज साइड में T2 टेंशन यहाँ पे आ रहा है, ये मान लिए। अब ये T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से बेल्ट का एक पोर्शन कंसिडर करते हैं। मान लो A से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट है AB, ये हम कंसिडर करते हैं बेल्ट का छोटा सा टुकड़ा, जो कि सेंटर से D थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। AB पोर्शन जो है हमने कंसिडर किया बेल्ट का एलिमेंट है, जहाँ पे हमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, और उस छोटे से पोर्शन को लेके हमें पूरे बेल्ट जो कि AB ही बेल्ट है T1 और T2
इसमें जो टेंशन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी एलिमेंट का यूज़ करके ही हम पूरे बेल्ट में ये करेंगे। तो ये ए बी एलिमेंट डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे T1 क्या है, टेंशन ऑन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, है ना, बेल्ट के टाइट साइड में टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन है। और T2 लूज या स्लैक साइड में टेंशन है इस बेल्ट का, जो कि लेफ्ट तरफ है, ठीक है। यहाँ पे बीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ए बी पोर्शन इस ड्रिवन पुली के साथ कांटेक्ट बना रही है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट ए बी कंसिडर किया हुआ है जो कि ए से थीटा डिग्री पे है, और ये ए बी एलिमेंट सेंटर के साथ डी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इस छोटे से एलिमेंट जिसको हमने कंसिडर किया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। देखिए छोटा सा एलिमेंट हमने लिया जो कि सेंटर से डी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इस ए बी के ए पॉइंट पे एक टेंशन फोर्स टी एक्ट कर रहा है जो कि कम है, बी पे ज़्यादा टेंशन है टी प्लस डी टी, ठीक है, टी प्लस डी टी मान लो यहाँ पे टेंशन है। अब देखेंगे कि ये ए बी पोर्शन पुल्ली के ऊपर है, तो पुल्ली के ऊपर है तो पुल्ली इस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन डाउनवर्ड है, एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे पुल्ली इस बेल्ट ए बी में या छोटे एलिमेंट ए बी में एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा जो कि हमने मान लिया डी एन है। अब देखेंगे जस्ट स्लिप कर रही हो ये बेल्ट, है ना, हम लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये लेते हैं कि ए बी देखिए पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ए बी जो है लेफ्ट टू राइट ये थोड़ा सा स्लिप करेगी या मूव करने लगे। तो जस्ट स्लिप करने लगे तो उस केस में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना, ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रही है ए बी, तो इसमें राइट टू लेफ्ट एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि हमने कंसिडर किया है डी एफ, क्लियर है। तो डी एफ क्या है, पुल्ली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसका वैल्यू। तो इस तरीके से ये सारे फोर्स यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि टी क्या है, पॉइंट ए पे टेंशन है, बी पे टेंशन टी प्लस डी टी है जो कि मैक्सिमम है क्योंकि इस तरफ टाइट है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डी एन एक्ट कर रहा है जो पुल्ली बेल्ट पे अप्लाई कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स डी एफ है, और डी एफ का वैल्यू क्या है लिमिटिंग केस के लिए, मतलब ए बी पोर्शन जस्ट स्लिप कर रही है पुल्ली के ऊपर, तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू म्यू डी एन, क्लियर है। अब ये म्यू जो है क्या है, बेल्ट और पुल्ली के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू का वैल्यू हमें पता रहता है कि पुल्ली और बेल्ट के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी पोर्शन क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, लिमिटिंग केस के लिए मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट स्लिप करने की कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन पे ही मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे काम करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस हमने आपको दिखाई दे रहा होगा, वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस एक्सिस के अलोंग फोर्स को रिजॉल्व करके उसका अलजेब्रिक सम करेंगे और वो सम जीरो होगा, तो ये दो इक्वेशन हमें मिलेगा। तो देखेंगे टी और टी प्लस डी टी ये हॉरिजॉन्टल के साथ डी थीटा बाई 2 का एंगल फॉर्म करेगा, टी डी थीटा बाई 2 हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म करेगा, वैसे ही टी प्लस डी टी जो टेंशन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से डी थीटा बाई 2 का एंगल फॉर्म करेगा। तो टी और डी प्लस डी टी को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसका अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम। तो देखिए टी को आप रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, क्लियर है, ये निगेटिव होगा, यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2, डी एफ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे ये निगेटिव एक्स की तरफ है तो इसलिए माइनस
टी प्लस डी टी, ये इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो कॉस डी थीटा बाई 2 कंपोनेंट होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए प्लस टी प्लस डी टी कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू 0 और वर्टिकल फोर्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को सम 0 करना है। तो देखिए यहाँ पे टी और टी प्लस डी टी का वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है और दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए दोनों माइनस होगा। तो माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस डी एन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर इसलिए प्लस, और टी प्लस डी टी ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा डी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से डी थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस। ये 3 फोर्स है, इसका सम 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि डी थीटा का वैल्यू बहुत ही कम है। ये डी थीटा ऑलरेडी बहुत कम है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो और भी बहुत कम हो जाएगा। तो मिनिमम डी थीटा के लिए कॉस डी थीटा बाई 2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे। कॉस कोई भी एंगल है और उस एंगल का हम कॉस निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे कॉस 90 है तो इसका वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जितना एंगल कम करते जाते हैं इसका वैल्यू बढ़ते जाता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। इसलिए स्मॉल वैल्यू फॉर डी थीटा बाई 2 के लिए हमने ये कॉस थीटा डी थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या ले लिया 1, मतलब ये वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, इसलिए कॉस डी थीटा बाई 2 का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। साइन डी थीटा बाई 2, डी थीटा के स्मॉल वैल्यू के लिए क्या होगा, साइन डी थीटा बाई 2 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 ना रख के हम मिनिमम वैल्यू कितना ले रहे हैं, डी थीटा बाई 2 ले रहे हैं। तो साइन डी थीटा बाई 2 इसको डी थीटा के मिनिमम वैल्यू के लिए ये किसके बराबर ले सकते हैं, इसको डी थीटा बाई 2 के। क्लियर है। अब ये दोनों टर्म्स को ऊपर जो इक्वेशन मिला है एफ एक्स और एफ वाई वाला, वहाँ पे पुटअप करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉस डी थीटा बाई 2 ये वाला टर्म क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे t है तो इसको माइनस टी आप लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये माइनस टी रहेगा, है ना, माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2 था, तो माइनस टी माइनस म्यू टी एन प्लस टी प्लस डी टी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस टी है, यहाँ पे ये जो टर्म है ये माइनस टी है, ठीक है, माइनस टी माइनस म्यू टी एन प्लस डी टी, ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एन, ये म्यू डी एन माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब एफ वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो इक्वेशन मिला है वहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2, इसके जगह पे डी थीटा बाई 2 रखेंगे, तो ये मिलेगा माइनस टी डी थीटा बाई 2 प्लस डी एन माइनस टी प्लस डी टी डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा, माइनस 2t डी थीटा बाई 2 प्लस डी एन माइनस डी टी डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास माइनस डी थीटा प्लस डी एन। देखिए अब ये डी थीटा बाई 2 ये वाला टर्म क्या होगा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी थीटा बहुत कम है और उसको डी टी से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉल वैल्यू से कोई स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो और स्मॉल होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 टर्म हमारे पास बचेगा, माइनस टी डी थीटा और ये प्लस डी एन इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो डी एन इज इक्वल टू टी डी थीटा मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू मिला है डी एन इज इक्वल टू टी डी थीटा, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा डी टी म्यू टी डी थीटा,
है ना। इक्वेशन नंबर 1 में डी एन का वैल्यू आप रखेंगे तो टी डी थीटा ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा, टी नीचे ले आइए, डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। यहाँ पे बाई मिस्टेक सी लिखा हुआ है, इसको आप थीटा कर लेंगे, ठीक है। ये थीटा है, डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो छोटे से एलिमेंट ए बी के लिए मिला है। हमें पूरे बेल्ट जो पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रहा है ए से बी, इसके लिए टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे बेल्ट की लंबाई के लिए जो बेल्ट ए बी पुल्ली के साथ कांटेक्ट है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन से कंडीशन आपको अप्लाई करना है, देखिए पॉइंट ए की बात करें तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा और टी का वैल्यू T2 है जो कि लूज साइड है, और बी पॉइंट पे थीटा का वैल्यू बढ़ के बीटा हो जाएगा जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे टाइट साइड है इसलिए टी का वैल्यू हो जाएगा T1। तो ये दो लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपको इंटीग्रेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, T1 और T2 ये अपर लिमिट T1 लोअर लिमिट T2। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी थीटा, अपर लिमिट बीटा और लोअर लिमिट 0। क्लियर है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होगा log ई टी। T1 T2 अपर लिमिट लोअर लिमिट है, और यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर थीटा, है ना। 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में, अपर लिमिट बीटा और ये 0। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log ई T1 माइनस log ई T2 इज इक्वल टू म्यू बीटा माइनस 0। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो log ई T1 माइनस log ई T2 ये वैल्यू हो जाएगा log ई T1 बाई T2 और इधर बचेगा म्यू बीटा। क्लियर है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये हमें मिल जाएगा T1 अपान T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ म्यू बी। क्लियर है। तो ये एक इक्वेशन हमें मिलेगा बेल्ट के टाइट साइड और लूज साइड में जो टेंशन है उसके बीच में एक रिलेशन। T1 टाइट साइड में टेंशन है, T2 लूज साइड में टेंशन है। T अपन T2 इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन म्यू बीटा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेल्ट और पुल्ली के बीच में, और बीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है जिस एंगल से बेल्ट जो है पुल्ली के साथ कांटेक्ट बना रहा है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि रिलेशन है टेंशन के बीच में। अब ये जो इक्वेशन है ये हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए हमने जो डेरिवेशन किया है वो फ्लैट बेल्ट के लिए किया हुआ है। मतलब ये इक्वेशन केवल हम फ्लैट बेल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि पुल्ली से पास हो रही हो। साथ ही साथ जहाँ पे बैंड ब्रेक है, आपने बैंड ब्रेक देखा होगा तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बैंड ब्रेक में जो टेंशन आएगा उसके लिए। साथ ही साथ अगर कोई रोप है, रोप मतलब रस्सी है जो किसी सिलेंड्रिकल सरफेस, सर्कुलर सिलेंड्रिकल सरफेस से कांटेक्ट बना रही हो या उसमें उंडेड हो, तो उस केस में रोप में जो टेंशन आएगा उसके लिए भी इस रिलेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो डेरिवेशन हमने किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।